हेलो एवरीवन। बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अलग अलग तरह के नाम रखे हैं जिसमें ये टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है मीनिंग ऑफ डिमांड। इसमें हम लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है एंड इसके एक्सेप्शंस, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास मीनिंग ऑफ डिमांड के साथ। तो डिमांड क्या होती है इकोनॉमिक्स में? जो डिमांड का मीनिंग है वो क्या है? डिमांड इज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स इन अ स्पेशल सेंस। तो जो आम तौर पर हम टर्म यूज करते हैं, डिजायर, हमारी वांट या डिमांड, ये सारा कन्वे करते हैं सेम मीनिंग को। एक ही चीज है, हमें आम शब्दों में हमारे लिए ये सारी चीजें एक है। हाँ, डिजायर बोल लो, वांट बोल लो, डिमांड बोल लो, एक होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये तीनों ही अलग अलग है, ये तीनों को एक साथ कंसिडर नहीं किया जा सकता। डिजायर जो होती है वो होती है आपकी जस्ट विशफुल थिंकिंग। आप चाहते हो, आप सोच रहे हो। अगर आपकी डिजायर है बाय बाय कलर टीवी, पर आपके पास इनफ मनी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है उसको खरीदने के लिए, तो ये जो आपकी डिजायर है ये आपकी विशफुल थिंकिंग, ये आपकी इच्छा है, आपकी ये डिमांड नहीं है। इसको हम कभी भी डिमांड नहीं बोल सकते हैं। और सपोज मान लो आपके पास ये मनी भी है, इनफ मनी है आपके पास, बट यू नॉट विलिंग टू स्पेंड, यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड इट ऑन कलर टीवी। आप कलर टीवी के ऊपर स्पेंड नहीं करना चाहते। देखो, पहली कंडीशन में आपके पास पैसे नहीं थे, आपकी इच्छा थी लेने की, तो वो आपकी डिजायर थी। अब आपके पास पैसे हैं लेकिन आप उसको स्पेंड नहीं करना चाहते, पैसों को लगाना नहीं चाहते, तो वो जो आपकी डिजायर है, डिजायर विल ही रहेगी एट द बेस्ट। ओके, तो वो कभी भी डिमांड नहीं बन सकती, उसको हम वांट बोल सकते हैं। आप चाहते हो लेकिन आपकी वो डिमांड नहीं है। डिमांड वो कब होगी? डिमांड वो तब होगी जब आपकी वो इच्छा भी है लेने की, आपके पास पैसे भी है और आप उसको, पैसे को लगाने के लिए तैयार भी हो। उसी जो प्राइस में मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल है, आप उस चीज़ को खरीदने के लिए, उतने पैसों में खरीदने के लिए, उतने पैसे लगाने के लिए तैयार हो, तब वो आपकी जो डिज़ायर है वो क्या बन जाएगी? डिमांड बन जाएगी। ओके, तो जो डिमांड है, डिमांड को हम ये कह सकते हैं, क्वांटिटीज ऑफ द प्रोडक्ट विच अ कंज्यूमर इज नॉट ओनली डिजायरिंग टू परचेज। सिर्फ वो डिजायर नहीं कर रहा है, एबल टू परचेज भी है, वो खरीदना भी चाहता है, बट ऑल्सो रेडी टू परचेज एट अ गिवन प्राइस, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। वो जो प्राइस अवेलेबल है, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, जिस समय वो इच्छा कर रहा है उसी समय वो लेने के लिए रेडी है, रेडी टू स्पेंड हिज मनी। तो उसको हम बोल सकते हैं वो उसकी क्या है? डिमांड है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। तो और क्या कह सकते हैं, ये रिलेशनशिप है प्राइस का और हमारी डिमांड का। ये इंडिकेट करता है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विल बी डिमांडेड एट इट्स डिफरेंट प्राइसेस। डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर कितनी क्वांटिटी को डिमांड किया जा रहा है। तो दोनों ही पॉइंट्स में डिफरेंस है। डिमांड अलग चीज होती है, क्वांटिटी डिमांडेड अलग चीज होती है। डिमांड इज अ क्वांटिटीज, डिमांड क्या है? क्वांटिटीज है दैट बायर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ अल्टरनेटिव प्राइसेस। Demand is the quantities that the buyer are willing and able to buy at a alternative prices during a given period of a time। जो टाइम है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम है, जो समय चल रहा है, आने वाले बात नहीं कर रहे, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अल्टरनेटिव प्राइसेस के ऊपर खरीदने के लिए वो एबल है, तो वो क्या है? उसकी डिमांड है। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? क्वांटिटी डिमांडेड इज अ स्पेसिफिक अमाउंट दैट द बायर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट वन प्राइस। वो अलग अलग प्राइसेस के ऊपर नहीं, वो एक ही प्राइस के ऊपर जो चीज को, जो क्वांटिटीज को डिमांड करना चाहता है, कर रहा है, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। कंज्यूमर्स एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाय 4 आइसक्रीम्स एट अ प्राइस ऑफ ₹1 पर आइसक्रीम। एक आइसक्रीम का जो प्राइस है जब ₹1 है, तो वो 4 आइसक्रीम्स को खरीदना चाहता है। ये तो हो गया क्वांटिटी डिमांडेड, कि जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम है, जो गिवन प्राइस है, उसके ऊपर वो कितनी क्वांटिटीज को लेना चाहता है, ये हो गया क्वांटिटी डिमांडेड।
Okay, whereas the ability and willingness of a consumer to buy 4 ice creams at a rupees 1, 3 ice creams at rupees 2 and 2 ice creams at rupees 3, जब उसका 1 रुपये प्राइस है तो वो 4 आइसक्रीम्स लेना चाहता है, जब उसका प्राइस है जो वो 3 रुपये हो गया तो वो सॉरी जब उसका प्राइस 2 रुपये हो गया तो वो 3 आइसक्रीम्स लेना चाहता है, प्राइस और बढ़ गया 3 रुपये हो गया तो उसने डिमांड को कम कर दिया। तो ये होगी हमारी डिमांड की एग्जाम्पल, इसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड। तो डिमांड क्या हुआ कि अल्टरनेटिव प्राइसेस के ऊपर, अल्टरनेटिव प्राइसेस के ऊपर जो वो एबल है परचेज करने के लिए, तो वो तो हो गया डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांडेड, जो गिवन एक स्पेसिफिक सिंगल प्राइस के ऊपर वो कितनी क्वांटिटीज को परचेज करना चाहता है, कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। आई होप आपको डिमांड का मीनिंग क्लियर होगा। तो डिमांड क्या होती है, डिमांड जब तक कोई पर्सन, उसकी इच्छा नहीं है या उसके पास वो एबल नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसकी वो जो डिज़ायर है, जो वांट है, वो डिज़ायर और वांट ही रहेगी, वो कभी भी डिमांड नहीं बन सकती। डिमांड कब होगी, डिमांड वो तब होगी जब वो लेने के लिए भी रेडी है, उसको उसको लेने की इच्छा भी है, उसकी विलिंगनेस भी है और वो एबल भी है और वो मनी है उसके पास और वो उसको स्पेंड करना चाहता है, तो वो जो उसकी डिज़ायर है वो तब डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी जब वो मार्केट में जाके चीज़ के लिए रेडी होगा, पे करने के लिए, रेडी टू परचेज करने के लिए होगा वो रेडी, तो वो बन जाएगी उसकी डिमांड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। देन डिमांड की कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे डिमांड क्या मतलब है, क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटीज दैट द कंज्यूमर आर एबल एंड विलिंग टू बाई। बार बार वही लाइन आएगी कि मीनिंग इसका क्या है, डिमांड का मीनिंग यही है कि कंज्यूमर है जो वो एबल भी है और विलिंगनेस भी है उनकी, वो योग्य भी है और इच्छा भी है उनकी किसी चीज़ को बाय करने की, एट ईच पॉसिबल प्राइस, जो भी प्राइस मार्केट में अवेलेबल है उस प्राइस के ऊपर और गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अभी की बात कर रहे हैं, इसी टाइम पीरियड में जो भी प्राइस अवेलेबल है उसके ऊपर वो उस चीज़ को लेने के लिए एबल भी है और विलिंगनेस भी है। बाकी सारी चीज़ें इक्वल है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जैसे उसकी इनकम होगी, किसी और प्राइस का प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, ये सारी चीज़ें इक्वल है, कांस्टेंट है। इसके अलावा जो चीज़ है वो जो डिमांड कर रहा है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम और एट अ गिवन प्राइस, तो उसकी वो जो डिमांड का मीनिंग बन जाता है कि ये उसकी डिमांड है, ये उसकी डिज़ायर नहीं है, डिमांड है। Demand is the ability and willingness to buy a specific quantity of a good at a alternative prices in a given time period, in a given time period. तो उसके बाद डेफिनेशंस में और क्या आ जाता है, ओके, an individual's demand for a commodity may be defined as a quantity of that commodity that the individual is willingness, वही कह रहे हैं, छोड़ो इसको, चलो आगे चलते हैं। विलिंगनेस है और उसकी एबलनेस है, एबल है वो रेडी टू बाय करना चाहता है और जो गिवन टाइम पीरियड है उसके ऊपर लेना चाहता है। ओके, तो इसके अलावा डिज़ायर है थिंग के लिए, मनी है, उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए विलिंगनेस है, रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी का, रिलेशनशिप है टाइम एंड क्वांटिटी का, कमोडिटी का, यही जो डेफिनेशंस में यही बताया गया है आपको कि ये चीज़ें हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं हम, लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि बाकी सारी चीज़ें इक्वल हो सकती हैं, बाकी सारी चीज़ों को इक्वल मान के चलो, कांस्टेंट मान के चलो, तो जो डिमांड है गुड की वो एक्सटेंड करेगी विद फॉल इन द प्राइस। जब प्राइस है जो वो फॉल करेगा तो डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जब जो प्राइस है वो राइज करेगा तो उसकी जो डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, वो कम हो जाएगी। ओके, तो देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस एंड द कमोडिटी डिमांडेड। यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड है जो यही कहता है कि बाकी सारी चीज़ों को इक्वल मान के चलो, कि किसी और चीज़ का प्राइस है जो वो क्या इफेक्ट कर रहा है, उसकी इनकम क्या है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ों को आप एक बार इग्नोर करो, साइड पे रखो, और जो प्राइस है खाली उसके ऊपर फोकस करो।
प्राइस अगर आपका जो इंक्रीज हो रहा है, तो अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, चीज़ें महंगी हो गई, तो लोग क्या करेंगे, डिमांड को डिक्रीज कर देंगे। और इसके ऑपोजिट हो जाएगा, अगर प्राइस है जो वो डाउन चला जाता है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और लोग जो हैं वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। यही कहता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। ओके, तो डेफिनेशंस में यही है। उसके बाद अजम्पशंस के ऊपर बात कर रहे हैं। अजम्पशंस क्या कहती है? अजम्पशंस यही कहती है कि अदर थिंग्स रिमेन सेम। ये मेन अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड की, कि बाकी चीज़ों को हमने रिमेन सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है, एक बार उसको साइड पे रखना है। It means a factor influencing the demand other than the price are assumed to be constant. जो डिमांड के जो अदर फैक्टर्स हैं, प्राइस के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको हमने मान के चलना है कि वो कांस्टेंट है। अदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़कर बाकी जो चीज़ें इफेक्ट करती हैं, जो उसके फैक्टर्स हैं, वो कांस्टेंट लेंगे हम। कौन कौन से फैक्टर हैं? इसको फंक्शनल में रिलेशन में भी दिखाया गया है। जैसे डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। जैसे अगर हम एक्स प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो एक्स का खुद का प्राइस क्या है, किसी और प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें फंक्शनल रिलेशनशिप, ये फंक्शनल कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी डिमांड को इफेक्ट करती हैं। ओके, तो हमने तो यही ज्यूम किया है लॉ ऑफ डिमांड में कि जो पी है ना, पी का एक्स का प्राइस है, खाली यही चेंज होगा, इन चीज़ों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको हमने कांस्टेंट मान कर चलना है कि सब कुछ कांस्टेंट है, कुछ किसी में भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स, इसके साथ की मिलती जुलती गुड्स में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। कंज्यूमर की इनकम में चेंज नहीं आना चाहिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज नहीं आना चाहिए। टेस्ट नहीं चेंज होना चाहिए बंदे का, यही चीज़ लेता रहे। और कमोडिटी की जो रिगार्डिंग जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो भी सेम रहनी चाहिए, वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी। और यहाँ पर इनवर्स की बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप इज नॉट अ प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये जरूरी नहीं है कि अगर प्राइस फॉल करेंगे बाय 1/2, डिमांड फॉर द गुड्स विल बी डबल। अगर आधे प्राइस फॉल करेंगे तो डिमांड है जो वो डबल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल ये एक तरह की डायरेक्शन दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है सिंपली कि डिमांड और प्राइस में कैसे चेंज आ रहा है। अगर डिमांड और पहले प्राइस में चेंज आया, डाउन हुआ प्राइस, तो डिमांड है जो वो इंक्रीज होगी। सिंपली इंडिकेट कर रहा है इंक्रीज और डिक्रीज। कितना चेंज हो रहा है ये नहीं कुछ भी बता रहा, कितने % चेंज हो रहा है, हाफ चेंज हो रहा है, उसके कारण डिमांड है जो वो डबल चेंज हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, खाली इंडिकेशन है। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लॉ ऑफ डिमांड की जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। तो उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। देखो, जो हमारे जो हम बीकॉम वगैरह में एग्जाम देते हैं, उसके लिए तो हमारे पास फुल फ्लेज थ्योरी वाला क्वेश्चन आता ही, उसका हमने आंसर देना होता है। तो जो यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जो बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, एमसीक्यूज में यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको तो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? सॉरी, डिमांड शेड्यूल एक टेबल होता है जो कि शो करता है डिफरेंट प्राइसेस ऑफ गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ दैट गुड डिमांडेड एट ईच ऑफ दीज प्राइसेस। ये डिमांड शेड्यूल क्या होता है? ये एक तरह का टेबल होता है जो कि अलग अलग प्राइसेस को दिखाता है, और उन्हीं अलग अलग प्राइसेस के ऊपर गुड्स की क्या डिमांड है ये दिखाता है। In other words, demand schedule is the schedule which shows the various amounts of commodity that the consumer is ready to buy at a different possible prices. तो डिमांड शेड्यूल क्या है? ये दिखाता है, टेबल है एक, टेबल में हम दिखाते हैं कि अलग अलग प्राइसेस के ऊपर कंज्यूमर कैसे रेडी होता है, कितनी गुड्स को लेने के लिए रेडी होता है। ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी हो सकता है और मार्केट भी हो सकता है। इंडिविजुअल, जहाँ पर हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बाई
के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अलग अलग प्राइसेस के ऊपर, ऑल द पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर कितनी गुड्स को है वो बाय कर रहा है। ओके, जैसे ये देखो, प्राइस पर यूनिट, अगर 1 रुपए किसी चीज का प्राइस है तो वो 4 यूनिट्स को परचेज कर रहा है, 4 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है। ओके, तो अगर उसका प्राइस 2 रुपीज हो गया तो वो 3 की डिमांड कर रहा है, 3 हो गया तो 2 की डिमांड कर रहा है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो वैसे वैसे उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये एविडेंट है, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि एक इंडिविजुअल कैसे अपनी डिमांड को डिक्रीज कर रहा है प्राइस के बढ़ने के कारण। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जहां पर हम सबकी डिमांड ले लेते हैं। जैसे मार्केट में 2 पर्सन है, ए और बी, डिमांड ऑफ ए एंड डिमांड ऑफ पी, तो इनकी अलग अलग इनका डिमांड का पैटर्न है। जैसे जब प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपी था तो जो ए था वो डिमांड कर रहा था 4 यूनिट्स की, और जो बी है वो डिमांड कर रहा था 5 यूनिट्स की। अब दोनों इंडिविजुअल्स की डिमांड को जब हम मिला देंगे तो वो बन जाती है हमारी मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है, सम ऑफ द इंडिविजुअल्स डिमांड, इंडिविजुअल्स जो अकेले अकेले बंदे की डिमांड है उनका टोटल। तो 4 + 5 कितना हो गया, 9। जब प्राइस है जो वो इंक्रीज होके 2 रुपीज हो जाता है तो डिमांड है जो वो कितनी हो जाती है, 3, और जो बी है उसका डिमांड कितना हो जाता है, 4। तो सबका मिला के कितना हो गया, 7। तो इस तरह से ये बन जाता है हमारा मार्केट शेड्यूल। एक बार देख लेते हैं थ्योरी नोट्स में क्या है इसके लिए। मार्केट शेड्यूल इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटीज ऑफ अ गिवन कमोडिटी विच ऑल द कंज्यूमर विल बाय एट पॉसिबल प्राइसेस। सेम चीज है, यहाँ पर लिखा है ऑल द कंज्यूमर, वहां पर लिखा था खाली कंज्यूमर, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें ये हैं। तो जो यहाँ पर जो हम वर्ड यूज करेंगे वो करेंगे एग्रीगेट डिमांड के लिए। एग्रीगेट डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर एट द डिफरेंट प्राइसेस ऑफ वन पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ गिवन टाइम। किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की एग्रीगेट डिमांड, सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को मिलाकर जो डिमांड बनती है वो बन गई हमारी एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो वो जो एग्रीगेट डिमांड होगी वो होगी हमारी मार्केट डिमांड। तो ये जो शेड्यूल है ये दोनों को दिखा रहा है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे बात कर रहे हैं डिमांड कर्व के ऊपर। डिमांड कर्व क्या होती है, तो जो डिमांड कर्व है ये डिमांड शेड्यूल को ही ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। जो हमने शेड्यूल बना के दिखाया, टेबल बना के दिखाया, उसको हम ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, तो वो होती है हमारी डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ अ टाइम दैट द कंज्यूमर विल टेक एट अ वेरियस प्राइसेस। अलग अलग प्राइसेस के ऊपर जो एक कंज्यूमर है कितनी डिमांड कर रहा है, मैक्सिमम क्वांटिटीज पर यूनिट, एक यूनिट की कितनी क्वांटिटीज को वो बाय कर रहा है कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस के ऊपर। अलग अलग प्राइसेस की अगर प्राइसेस 1 रुपया है तो वो कितनी गुड्स ले रहा है, अगर 2 रुपया है तो कितनी ले रहा है, 3 रुपया है तो कितनी ले रहा है। तो ये जो कर्व है which shows the relationship between the price of a commodity and the amount of the commodity that the consumer wishes to purchase। ये जो कर्व है ये दिखाती है रिलेशनशिप किसके बीच में, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी के बीच में, वो जो लेने चाहता है। ये भी 2 तरह की होती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो कि इंडिविजुअल का डिमांड शेड्यूल है वो दिखाती है, और मार्केट में क्या हो जाता है, जब हम सारे कंज्यूमर सारे इंडिविजुअल की डिमांड को लेते हैं। ओके, जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व दैट शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर से ए एट अ डिफरेंट प्राइसेस। जो ए है वो डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर कैसे परचेज कर रहा है। देखो सिंपल सी बात है, जो हमारा वाई एक्सिस है वहां पर लिया है हमने प्राइस को, जो हमारा एक्स एक्सिस है वहां पर लिया है हमने क्वांटिटीज को। तो देखो जब उसकी जो प्राइस है वो 4 रुपीज है तो वो कितनी क्वांटिटी, पहले हम ना प्राइस डाउन लेते हैं। प्राइस जब 1 रुपी है
₹1 था तो वो कितनी यूनिट्स ले रहा था? 4 यूनिट्स खरीद रहा था। टेबल में दिखाया ना अभी। तो जब वो प्राइस है जो वो ₹2 हो जाता है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है ना, तो डिमांड क्या कर रहा है वो फिर 3 यूनिट्स की कर रहा है। डिमांड कितनी होगी? 3 यूनिट्स की होगी। जब जो प्राइस है फिर से इंक्रीज कर गया, ₹3 हो गया, तो अब डिमांड कितनी है? अब डिमांड ₹2 है। ओके, तो जब वो ₹4 हो गया, ज्यादा इंक्रीज हो गया प्राइस, तो अब उसकी डिमांड कितनी है? ₹1। ओके, तो ये जो हमारी जब हम सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये बन जाएगी हमारी डिमांड कर्व। अगर सिंपली हम ये डिमांड कर्व भी दिखाते हैं तो डिमांड कर्व हमें क्या बताती है? डिमांड कर्व हमें ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड स्लोविंग है ना, ये ऊपर से नीचे आ रही है। ये जो ऊपर से नीचे आने का मतलब है, इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटीज के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, तभी ये नीचे आ रही है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आ रही है अगर दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, ये देखो, ये सबको एक्सप्लेन कर दिया। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है? प्राइस है। और डी डी है जो वो हमारा डिमांड कर्व है। हर एक पॉइंट के ऊपर जो डिमांड कर्व है वो एक्सप्रेस कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट यही एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जब जो प्राइस है वो ₹1 है तो क्वांटिटी ₹4 है, 4 डिमांड की जा रही है, और जब प्राइस ₹2 हो जाता है तो 3 क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। तो ये जो है ये क्या दिखा रही है? डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आ रही है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। दोनों एक डायरेक्शन में नहीं होंगे, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में होंगे। ये हमें डिमांड कर्व बता रही है। ओके, ये जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड कब होती है? जब हमने खाली इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस को ही कंसीडर किया है, बाकी सारे फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट रखा है। उसके बाद बात कर रहे हैं मार्केट डिमांड कर्व के ऊपर। मार्केट डिमांड कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करती है एग्रीगेट डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट, aggregate demand of all the consumer in the market at a different prices of a particular commodity। particular commodity के different prices के ऊपर सारे जो कंज्यूमर है सबकी क्या डिमांड है। ठीक है, ये देखो जो हमने टेबल में दिखाया था ए बी और देन उनका जो समेशन सम कर देते हैं तो वो बन जाती है मार्केट। एज डिमांड कर्व, जो पर्सन ए है जब जो प्राइस है वो ₹3 था तो वो क्वांटिटीज 2 को परचेज कर रहे हैं, ज़्यादा ले रहा है, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुए तो वो 1 के ऊपर आ गया, एक ही कमोडिटी वो ले रहा है। और जो पर्सन बी है जब ₹3 प्राइस है तो वो 3 क्वांटिटीज ले रहा है, उसके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो उसकी ज़रूरत ज़्यादा होगी तो वो 3 चीज़ें ले रहा है। जैसे डिमांड है जो वो इसने भी कम कर दी, लेकिन एक के कंपैरिजन दूसरे के अलग करी। अब अलग अलग पर्सन है, सबकी अलग अलग इनकम होगी, अलग अलग ज़रूरतें हो सकती हैं, तो इस हिसाब से ये है। तो जैसे ही ₹4 हुआ तो इसने भी डिमांड को क्या कर दिया? नीचे ले आया, तो कम कर दिया। तो ये जब दोनों का समेशन बनाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा मार्केट डिमांड कर्व। ओके, सॉरी कहाँ चला गया? ये रहा। Horizontal summation of individuals demand curve, one gets a market demand curve. It slopes also negative. ये भी डाउनवर्ड ही स्लोविंग कर रहा है, ये भी नेगेटिव ही है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप ही है। इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये तो खाली बेसिक सा था, आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोविंग
क्यों होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पीयू स्टूडेंट्स जो बीकॉम के एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रहने वाला। 15 मार्क्स का आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।